हे वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो मैं इसमें बताऊंगा आज जियो फाइनेंशियल सर्विस के फंडामेंटल्स के बारे में, पूरा कहाँ तक ये करेक्ट हो सकता है, कितना करेक्ट है, कितना इसका फ्यूचर में क्या है, आने वाले टाइम में जियो फाइनेंशियल कितना अच्छा कर सकता है, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, हम शॉर्ट टर्म में इसको ले सकते हैं या लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, मेरा क्या प्लान है, मैं शॉर्ट टर्म में लूंगा या लॉन्ग टर्म में लूंगा और कब आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो चार्ट के ऊपर ये अभी हाल ही के टाइम में ये बहुत ज़्यादा इसने अपना करेक्शन दिखाया है। ठीक है, 200 के ऊपर था, ये कब था? 8 अप्रैल 2025 को ये यहाँ पे 200 के ऊपर था और इससे बढ़ते बढ़ते अभी 319 के ऊपर ये पहुंच चुका है। ठीक है, तो हम इसको देखें तो ये कितना परसेंट चढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसने अपना परसेंटेज अभी ये चढ़ चुका है। लेकिन हाँ, अब हम इसमें देखते हैं कि और कितना भी करेक्ट कितना हो सकता है, ठीक, कितना सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें ये देखना बताना चाहूँगा कि अभी जो इज़राइल और उसका ईरान की अभी वॉर जो बची हुई है, जब ये वॉर दोबारा से रीस्टार्ट होगी ना, उस टाइम शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आने वाला है। तो मेरा भी प्लान क्या है कि अभी मैं अपनी सारी जितनी भी कैपिटल है उसको होल्ड करके रखा हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही उस टाइम करेक्ट आता है उस टाइम मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है 2 मंथ लगे, 3-4 मंथ, कब ये वॉर इनमें स्टार्ट होगी। तो मैं अभी कैपिटल में अपनी इकट्ठी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट जब ये करेक्शन आएगी उस टाइम डालूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या प्लान है, अगर अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं अब लगाना चाहता हूँ तो सबसे पहले जो ये करेक्ट होगा ये कहाँ तक होगा, इसका जो लो बना रहा है ये 306 के ऊपर इसका एक, मतलब एक एक जगह 306 के ऊपर ये क्या कर सकता है, यहाँ पे करेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो एक इसका सपोर्ट है 306 तक। उसके 306 बहुत बड़ा है, अगर कुछ भी मेजर घटना नहीं होती तो 306 के नीचे अभी ये फिलहाल के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई और थोड़ी और बड़े इवेंट हो जाता है न्यूज तक तो उसके बाद 282 है। 282 भी एक काफी अच्छा है, ऐड करने के लिए। आप अगर चाहें तो 300 के पास और 300 के नीचे मैं जो है 300 282 के आसपास भी इसमें करेक्ट करूंगा। और ज़्यादा ही अगर कोई वॉर खींचती है और ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उसके बाद बेटर होगा इसका 242 के आसपास। ठीक है, 230 से 242 के आसपास अगर मिल जाता है तो यहाँ पे एक बेस्ट होगा मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू रहता है, देखिए, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा ज़्यादा का मेरा ज़्यादातर लॉन्ग व्यू रहता है। अगर 2 साल के लिए आप इसको लगाओगे तो उसका रिटर्न इसके बहुत हाई आने वाले हैं, क्योंकि जियो फाइनेंस का जब भी मैं आने वाले टाइम में आपको अभी बता रहा हूँ कि इसमें आगे फ्यूचर के इनके प्लान्स क्या क्या हैं, तो ये बहुत, मतलब, हाई वाला रिटर्न देने वाला है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, तो मेरा ये प्लान है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट था, इसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं और इसमें देखते हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में इनके क्या क्या प्लान्स हैं। ओके, तो ये जियो फिन सर्विस का हम देखते हैं, फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं इसका। फंडामेंटल्स वगैरह इसका देखते हैं हम। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, अब इसको इसके ऊपर पूरा डिटेल्स आ जाता है। तिजोरी के ऊपर हमको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी खुल जाइए, अभी 319 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसका है क्या, कंपनी करती क्या है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो है वो एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई के साथ। अब जो ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि ये आरबीआई के पास कुछ एनबीएफसी, कुछ बैंक्स जो है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि अगर ये, ठीक है, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, अगर ये मतलब कोलैप्स कर जाए तो इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कुछ बैंक्स हैं, एचडीएफसी हो गया, आर हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे जो है वो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। ठीक है, और एनबीएफसी टू टाइप की होती हैं। एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, मतलब जो ये जियो फाइनेंस सर्विस है ये आम जनता से जो है वो अपना डिपॉजिट नहीं लेती है, वो होते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग। और कुछ एनबीएफसी होती है जो आम पब्लिक से भी जो डिपॉजिट ले लेती हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसके प्लान्स क्या हैं, ऑपरेट करना है थ्रू इसकी सब्सिडरीज, जो फाइनेंशियल सर्विस ऊपर होगी इसके नीचे अपनी और सारी सब्सिडरीज को जो है वो बनाएगी कंपनी। और जब तक उन सब्सिडरीज के आईपीओज नहीं आ जाते हैं और उनके शेयर सेपरेट लिस्ट नहीं होते, तब तक जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, पेरेंट कंपनीज का होता है। बाद में पेरेंट कंपनीज के बहुत सारे शेयर्स होते हैं, तो शेयर्स की वैल्यू जो होगी जियो फाइनेंशियल सर्विस की कैसे डिसाइड की जाएगी, इनकी जितनी भी इसके अंदर सब्सिडरीज हैं उसमें इसका कितना ज्यादा रोल है। तो आने वाले टाइम में इसके जितनी भी सब्सिडरीज होंगी उसका बेनिफिट भी जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इसका जियो इंश्योरेंस ब्रोकरिंग में लिमिटेड है। ठीक है, इंश्योरेंस में जाना चाहती है ये। ब्रोकरिंग जैसे जीरोदा है, एंजल वन है, इसमें भी इनका प्लान है कि ये इसमें भी जाएंगे। जो पेमेंट सोल्यूशन है, जैसे पेमेंट जो जैसे पेटीएम पेमेंट वगैरह है, इसमें ये कुछ करना चाहते हैं, जॉइंट वेंचर है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, ये सॉरी, जो जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो है, ये सारा इनका प्लान है। अब इसमें हम अब देखा कि जियो और ब्लैक रॉक ने अभी वो लाया था, जो म्यूचुअल फंड्स, 5 म्यूचुअल फंड्स उन्होंने लाए हैं। और उसका भी जो वो आया था उसमें बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ब्लैक रॉक जो है वो फॉरेन की कंपनी है, ये आपको बता दूं। ठीक है, इन्होंने किया है और ये सब इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद इनका जो प्लान है, अभी इन्होंने बोला था कि हम 24 रुपीज में ITR आप अपना भर सकते हो। तो ऐसे काफी सारे इनके प्लान है जियो फाइनेंशियल सर्विस के, जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो
रेवोल्यूशन ला सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे उन्होंने टेलीकॉम में लाया, जियो के आने के बाद पूरा रेवोल्यूशन आ चुका था, वैसे ही ये यहाँ पे भी फाइनेंशियल सर्विस में जो है वो रेवोल्यूशन लाने के चक्कर में है। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसकी जो पूरी इनकी कंपनी होगी, कौन होगी? जियो फाइनेंशियल सर्विस ही होगी, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं मार्केट कैप, लार्ज कैप है, ठीक है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। जो फाइनेंशियल सर्विस है सबसे बड़ी कंपनी है ये, जो इसके पीयर पीयर कंपैरिजन में आगे हम इसका भी देखेंगे, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग इसका 124 है। प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है कि मतलब कितने रुपए हम 1 रुपए कमाने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ये होता है। प्रमोटर होल्डिंग 47% डिसेंट है, ठीक है, 40 से लेकर के 60 के नीचे होनी चाहिए। बड़ी ज्यादा हो, लेकिन अगर बड़ी कंपनी है तो उसमें ज्यादा हो तो अच्छा, नहीं तो अगर कोई बड़ा ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग है तो वो मेनली शेल कंपनीज होती हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग प्रमोटर कभी भी छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए डिसेंट है, ठीक है ये। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी होता है 1.31 है, ये उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन अभी कंपनी ग्रो कर रही है तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ROE और ROC का मतलब होता है कि ये जितना हाई होता है ना, उतना मतलब कि जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो शेयर्स हैं, जो जो भी कंपनी की मैनेजमेंट है वो जो शेयर होल्डर का पैसा है उसको ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, मतलब उसको ज़्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल बना रही है। जैसे सपोज करो हमने अगर 100 रुपये दिया है, हमने आपने किसी ने भी 100 रुपये लगाया है, तो उस 100 रुपये को कितना इफेक्टिवली यूज़ कर रही है, कहीं पे भी लगा रही है, उसको इन्वेस्ट कर रही है, उससे कितना रिटर्न लेके आ रही है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह यहाँ से ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। सेल्स भी है। डेट टू इक्विटी जो है वो इसका वो 0.03% है, तो डेट टू इक्विटी अगर 2% से भी नीचे है तो ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर ज्यादा डेट नहीं है अभी तक, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग उतना ज्यादा डेट इसके ऊपर है नहीं, तो ये इसमें भी ये हेल्दी है फाइनेंशियली, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। डेट टू इक्विटी भी इसका 0.03% है, ओके, ये था। अब इसके बाद प्रॉफिट हमको ज्यादा जाने की इसमें जरूरत होती नहीं है, ठीक है, इसमें ये CSV का काम होता है, हम तो ऊपर से देखेंगे। बाकी जो ये फोरेंसिक इसमें ये देते हैं, जो ये जिरोधा के साथ उसका है, ये प्रोडक्ट जो तिजोरी है, इसको भी बता देते हैं भाई कितने बोल रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे 5 हैं इसके, जो ये देखो, ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज वगैरह, अदर इनकम, प्लेज किया है या नहीं किया प्रमोटर, कोई भी इसने प्लेज नहीं किया प्रमोटर ने अभी तक। फिर प्रमोटर होल्डिंग क्या है, ठीक है, तो इसमें ये सोचते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो है लास्ट 90 डेज में सोल्ड एनी शेयर्स, प्रमोटर हैज कोई भी सोल्ड नहीं किया है, ठीक है, शेयर्स वगैरह रिटेल होल्डिंग ये सब देते हैं, ये जो ये बता रहे हैं ना, ये तो 5 यस कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का भी यही रहता है, और 4 नो और 1 न्यूट्रल है, तो इसमें ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ रहा है ये जानना इनका बहुत जरूरी होता है। तो इंटरेस्ट इनकम उनकी 59% की इंटरेस्ट से इनकम है, जहाँ की ये पैसा लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या पैसा वगैरह लगा रहे हैं, तो वहाँ से 59% आ रहा है, ठीक है। कमीशन फी वगैरह जो ये ले रहे हैं वो 8% है, और अदर 32%। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह ने भी काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। और सारा काम इनका भी इंडिया में ही है, कहीं बाहर इनका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं पीयर टू पीयर कंपेरिजन, और लास्ट में हम देखेंगे शेयर होल्डिंग, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हम इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे, पैटर्न FI ने इसमें कितना किया है या कितना नहीं किया है, ठीक है। तो अब इसका जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो लेटेस्ट प्राइस है 320 रुपये अभी चला हुआ है, प्राइस टू अर्निंग 125, सब में इसका प्राइस टू अर्निंग अभी हाई है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग हाई है, लेकिन ये सबसे बड़ी कंपनी है, लार्ज लार्ज कंपनी है, ठीक है। इसमें हम इसका मार्केट कैप देखें तो 2 लाख से ऊपर का है, प्लस इसका फ्यूचर प्लान बहुत बड़े हैं, तो अभी ये जियो फाइनेंशियल सर्विस इसलिए सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो 320 ही है इसका, इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप में है, फिर भी इसका प्राइस अभी 320 रुपये है, जबकि बाकी देखो 1,31,00,000 है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका भी 400 के आसपास है, ठीक है। श्रीराम फाइनेंस 620 है, जबकि 1,15,00,000 इसका मार्केट कैप, ठीक है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग इसका कम है, ठीक है। और ये एक में ही पड़ी हुई है, ठीक है, एक एक काम ये करती हैं, ठीक है। तो ये सब 125 है, जो कुछ भी इनके जो ये सब इनके कंपनीज हैं जो जिसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस का कंपैरिजन है, मतलब कि इनका कंपटीशन है बोल सकते हैं हम, ठीक है, कंपटीशन है। प्राइस टू सबसे हाई है। बाकी ये मार्केट कैप है इनका सबसे बड़ी है जियो फाइनेंशियल मार्केट कैप में, इसमें जो बजाज फाइनेंस सर्विस है उसका ज्यादा है, ये सबसे बड़ी मार्केट कैप इसमें बजाज फाइनेंस सर्विस की, और दूसरे पे जियो फाइनेंशियल सर्विस है। प्रमोटर होल्डिंग 47% है, डिसेंट है, ठीक है। बजाज फाइनेंस की 58 है, ठीक है, तो इसमें भी ठीक है। ये सेल वगैरह ROC वगैरह भी इसका कम है, बाकी का ज्यादा है, पर अब ये स्टार्टिंग कंपनी है, इसलिए ये जितना हाई होते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मैंने पहले बता दी कि उतना अच्छा रहता है, ठीक है। और इसके बाद अब मेन हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या, हम कितनी भी कुछ भी कर लें, ठीक है, हम जैसे जितना भी हम टेक्निकल एनालिसिस वगैरह जो कुछ भी कर लें, हर किसी को पता नहीं लगता। शेयर होल्डिंग में हमारा देखना मेन क्या होता है, अगर हमें किसी को कुछ पता नहीं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं क्या FI और DI वगैरह इसमें लगा रहे हैं पैसा या नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनका तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके तो पूरे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो तो सब कुछ मतलब इतना ज्यादा टेक्निकल, इतना ज्यादा एनालिसिस करने के बाद ही वो लगाते हैं। तो 47% इसमें प्रमोटर्स का है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 7% लगाया हुआ है। अब तुम सोचो इंश्योरेंस कंपनी है, उनके पास कितने लोग होंगे, कितना कुछ वो अपना टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते होंगे, जियो को फ्यूचर देखते होंगे, इसलिए उन्होंने लगाया। 7% बहुत बड़ी चीज होती है जो उन्होंने लगाया। FI का 12% है, अगर किसी शेयर में FI 3-4% भी अगर इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, हम उसमें कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे देखो इनका तो 12% है, अदर शेयर होल्डर जो है वो 25% है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म में लगाना चाहते हो तो शायद मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ ना, अगर मैं 2 साल तक भी सोच रहा हूँ ना, तो 2 साल तक भी
जो है वो डिसेंट अमाउंट के ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विस मिल रहा है, इसके बाद शायद ही ये मिले। अब सिर्फ़ इसमें करेक्शन का एक फ़ेज़ मिल सकता है, अभी पहले मिला था या 200 तक गया था, एक फ़ेज़ आएगा, वर्ल्ड में वैसे अभी इंस्टेबिलिटी चली हुई है, लेकिन अगर जियो ईरान और इ इज़राइल का ईरान के ऊपर अटैक होता है, तो उस टाइम जो है वो ये इसमें पूरी शेयर मार्केट में करेक्शन आएगी, तो इसमें भी उसमें करेक्शन आ सकती है, तो मैं सिर्फ़ उसका वेट कर रहा हूँ और उस टाइम भी शायद ये 242 तक जाए, मैंने चार्ट के ऊपर बताया भी था, 242 तक जा सकता है ये या 300 242 यहीं तक जाएगा ये, उससे कम बहुत कम चांस है, कुछ ज़्यादा ही इंस्टेबिलिटी आती है मार्केट में, तब जाके वो 242 से नीचे आएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है उससे नीचे आने का। और 200 तो इसका फिर बॉटम है, वहाँ पे मिल जाए तो वहाँ तो फिर आप बिल्कुल आँख बंद करके भी हम लगा ही सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही और भी जो टेक्निकल एनालिसिस हैं, फंडामेंटल्स हैं और इस चैनल के ऊपर और भी बड़े-बड़े प्लान्स हैं मेरे, जो मैं इसके ऊपर जो है और भी लाने वाला हूँ। तो जितना भी हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आम जनता तक मैं जो अभी फाइनेंशियल एजुकेशन है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और खुद भी अभी सीख रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। धन्यवाद।